तो जैसा कि आपने वर्ड समझा, वर्ड में कैटेगरी समझी, किस किस कैटेगरी में आता है वर्ड, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड का एक अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। आइए आगे समझते हैं कि वर्ड के बाद में क्या आता है। तो वर्ड के बाद में ये एक वर्ड नया आया आपके सामने, फ्रेज। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेज। फ्रेज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है वाक्यांश। क्या बोलते हैं इसको? वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश बोलते हैं। अब वाक्यांश जो होता है उसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, विदाउट ए कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक मीनिंग तो होता है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं होता है। आइए समझते हैं कुछ ऐसे शब्द, जैसे मैंने बोला आपसे इन द कॉर्नर। इन द कॉर्नर इसका मतलब है कि कोने में। क्या इसका पूरा मतलब है? नहीं है। मैंने कहा आपसे इन द ईस्ट, पूरब में। इसका मतलब तो है, क्या इसका पूरा मतलब है? बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, दीवार पर। इसका मीनिंग है लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं है। अगर मैं कहूँ आपसे ऑन द टेबल, इसका मीनिंग तो है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है। मैं कहूँ ऑफ गोल्ड, इसका मीनिंग है लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं है। मैंने कहा इन द कार, इसका मीनिंग तो है लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं है। मैंने कहा इन द बस, इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है लेकिन मीनिंग है। तो जो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको ही फ्रेज बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेज की कैटेगरी की, तो फ्रेज की कितनी कैटेगरी होती हैं? फ्रेज की 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। दूसरी होती है एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरी होती है एडवर्ब फ्रेज। तो फ्रेज की कितनी कैटेगरी हुई? फ्रेज की 3 कैटेगरी हुई, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पर फ्रेज क्या है अभी मैंने आपको दिखाया। अगर मैं इन फ्रेज को सेंटेंस में यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में से उगता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट का जो काम है वो कौन कर रही है? फ्रेज। फ्रेज है, मीनिंग तो है इसका अकेले का लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है। सेंटेंस में जुड़ के ये अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं। तो यदि अगर मैं कहूँ आई सॉ एन आंट ऑन द वॉल, तो यहाँ पर ये जो है हमारा ऑन द वॉल क्या है? फ्रेज है। ये वाक्य के साथ जुड़कर अपना मीनिंग पूरा कर रही है। मैंने कहा देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन द टेबल क्या है? ऑन द टेबल आपका फ्रेज है। क्लियर हुई ये वाली बात? समझ में आया सभी बच्चों को? तो इस तरीके से हमारे फ्रेज यूज होते हैं सेंटेंस में।
लेकिन बात ये आती है कि ये सर फ्रेज बनते कैसे हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये जो बनते हैं ये बनते हैं आपके, अगर फ्रेज बनाना है तो आप बना सकते हैं प्रीपोजिशन यूज़ करके। प्रेपोजिशन के साथ आप आर्टिकल लगा के, और आर्टिकल के साथ आप क्या जोड़ के बना सकते हैं, नाउन। इस तरीके से आप एक फ्रेज को तैयार करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आइडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग होता है लोकोक्तियाँ। तो ये जो बनती है ये ऐसे बनती है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब। जब वर्ब में कोई प्रेपोजिशन ऐड करते हैं तो वहाँ हमारी एक फ्रेज तैयार होती है। आइए मैं आपको मिलाता हूँ उन फ्रेज से जो हमारे एग्जाम में आती हैं। अक्सर एग्जामिनर हमारा पुट से फ्रेज देता है एग्जाम में। तो पुट का मीनिंग क्या होता है, आप सभी जानते हैं, पुट का मीनिंग होता है रखना। अगर मैं इस वर्ड का यानी कि वर्ब का यूज़ करके फ्रेज बनाना चाहूँ तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने पहला लिखा पुट, पुट ऑन, तो पुट ऑन का मीनिंग हुआ पहनना, जबकि पुट का मीनिंग क्या होता है, रखना। अब यहाँ पर वर्ब के साथ में जो ऐड किया है वो क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन लगने से वर्ब के साथ में, तो वर्ब का मीनिंग क्या हो गया, चेंज। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टू बियर। क्लियर हुआ, टू बियर कह सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं, पुट ऑफ आपके पेपर में आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, यानी कि रोक देना किसी चीज़ को। तो यहाँ इसका मीनिंग होता है टू पोस्टपोन, या आप इसको कह सकते हैं कैरी ओवर, या आप इसको कह सकते हो कॉल ऑफ। समझ में आया? ऐसे ही और बना लीजिए, पुट आउट। पुट आउट का मीनिंग होता है बुझाना, इसको क्या कह सकते हैं, एक्सटिंग्विश। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो पुट आउट का मीनिंग क्या होता है, बुझाना। अब और ले लीजिए एक और, पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे दिखाना, नीचा दिखाना, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, इंसल्ट, ठीक, इंसल्ट बोल देंगे। और क्या होता है, जैसे और बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं आप पुट से। आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। यदि आप कहते हैं मैं अपनी शर्ट पहनता हूँ, तो आप इसको ऐसे कहेंगे, आई बियर माई शर्ट। यदि आप इसमें फ्रेज का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आई पुट ऑन माई शर्ट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। आप फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है। पेपर क्वेश्चन पूछता है, द मैच will be put off due to heavy rain। कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि मैच पोस्टपोन किया जाएगा
या मैच पोस्टपोन हो रहा होगा किसकी वजह से, किसके कारण से, हैवी रेन के कारण से। तो यहाँ पर एग्जामिनर एरर पूछता है जिसको हम जानते हैं सिंटैक्स एरर के नाम से, सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूज होता है PUTOFF ऑफ, लेकिन एग्जामिनर क्या देता है आपको, OF ऑफ। तो आई थिंक आपको फ्रेज की भी नॉलेज हुई। ठीक है, आइए बात करते हैं। इसके बाद एक नई कैटेगरी बन के आती है सामने, जिसको हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है, क्लॉज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मीनिंग होता है इसका उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है, पार्ट। ठीक है, और वाक्य का मतलब क्या होता है, सेंटेंस। तो इसको हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं, जिसमें हमारे क्लॉज में एक तो आती है फाइनाइट वर्ब। क्या आती है, फाइनाइट वर्ब आती है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसके साथ आती है, सब्जेक्ट के साथ। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। मैंने कहा आपसे कितनी कैटेगरी होती हैं, क्लॉज की कितनी कैटेगरी होती हैं, तो क्लॉज की 3 कैटेगरी होती हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन सी, पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझो, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, तो आप इसको कह सकते हैं एक शब्द में कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं करती है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट में आपको समझाता हूँ। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर जो आपका मैनेजर है, आप उसके अंडर काम करते हैं, या उसके नीचे कोई टीम लीडर काम करता है, आप उसके नीचे काम करते हैं, यानी कि आप ट्रेनी हैं, तो आप सबऑर्डिनेट हैं उस टीम लीडर के, और टीम लीडर सबऑर्डिनेट है उस प्रिंसिपल का। यदि आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के नीचे फैकल्टीज काम करते हैं, फैकल्टीज डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल है, और जो स्टूडेंट हैं कैटेगराइज वाइज, जैसे एसएससी के हैं, है ना, यूपी पुलिस के हैं, तो वो टीचरों के क्या हैं, सबऑर्डिनेट हैं। तो वो डिसीजन लेने के लिए अपने टीचर पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज। ये बात समझ में आई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो हमारे जो क्लास टीचर होती है वो एक इंटेलिजेंट बच्चे को मॉनिटर बना देती है, जो कि पूरी क्लास का ध्यान रखता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो एक मॉनिटर क्लॉज की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, मॉनिटर क्लॉज की तरह काम करती है, मॉनिटर क्लॉज की तरह काम करती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जो कि कंजक्शन से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, कंजक्शन से स्टार्ट होती है, जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से आ जाते हैं, बट आ जाता है, और आपका एंड आ जाता है, और आ जाता है, यट आ जाता है, ऐसे कुछ कंजक्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या होता है। अगर मैंने कहा ही सेड दैट ऑनेस्टी
इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस क्या है, ही सेड, और एक सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बीच में जो वर्ड यूज हुआ है वो है दैट, ठीक है। उसने कहा कि, तो यहाँ पर की का सेंस कौन दे रहा है, हमारा दैट। दैट क्या है, हमारा कंजक्शन की तरह काम करता है, किसकी तरह, कंजक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एक क्लॉज तो ये हो गई और एक क्लॉज हो गई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इसका एक अपना मीनिंग है, और दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं तो ही क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये क्या हुआ हमारा वर्ब। तो ये पूरा वाक्य आपका दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो आई थिंक आपको क्लॉज और फ्रेज समझ में आए। चलिए सीखते हैं आगे।